हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन और ये पार्ट 10 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 100 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन 10 मिनट्स अंडर द सेम कंडीशन द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल फ्रॉम 80 टू 70 डिग्री विल बी। तो एक्चुअली यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, इनको रूम टेम्परेचर भी देना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर अपनी तरफ से ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। लेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है और इसमें हम यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि dq अपॉन dt इक्वल टू होता है k qm माइनस q नॉट। या फिर अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो टेम्परेचर के टर्म में ये होगा dt अपॉन में dt माइनस k, यहाँ पर T एवरेज माइनस रूम टेम्परेचर T नॉट वेयर K इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट केस में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हो रहा है 90 से 80। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम दोनों ही जगह पर टेम्परेचर का चेंज लेंगे। यहाँ पर भी dt को मैं बाद में इस तरह से लिखूंगा डेल्टा T अपॉन में चेंज इन टाइम K T एवरेज माइनस T नॉट। तो टेम्परेचर का चेंज भले ही सेल्सियस में देखो या केल्विन में देखो, इट वुड बी सेम। सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। नाउ विल पुट वैल्यूज ओनली। फर्स्ट केस में अगर हम देखें यहाँ पर केस 1, तो टेम्परेचर 90 से 80 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 80 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, सो इट इज टेकिंग 10 मिनट। नाउ के टी एवरेज कितना होगा, तो टी एवरेज मतलब इन दोनों का मीन टेम्परेचर हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि 90 प्लस 80 और उसका हाफ कर देंगे। फिर माइनस यहाँ पर हम ले रहे हैं रूम टेम्परेचर जो कि 25 हमने एज्यूम कर रहा है। भले आप इसको 273 यहाँ पर प्लस 273 ऐड करो तो डिफरेंस लेने पर वो सेम ही आएगा, इसलिए मैंने इसको केल्विन में ना पुट करके सीधा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू हमने पुट कर ली, क्योंकि चेंज इक्वल होता है दोनों स्केल में। नाउ 90 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 और 10 अपॉन 10 आ जाए यहाँ पर, यानी कि 1। तो 10 अपॉन 10 पहले लिख देते हैं के। 9 डॉट यहाँ पर हो जाएगा 170 अपॉन में 2, 170 अपॉन में 2 माइनस 25। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू के 170 का हाफ और फिर उसमें से हमें माइनस 25 माइनस करना है। सो विल गेट 1 इक्वल टू के 85 माइनस 25 यानी कि 60। तो k की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि k की वैल्यू 1/60 है। अब हमें केस 2 में टाइम फाइंड करना है, तो अगेन हम इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, लेकिन अब जो टेम्परेचर चेंज है वो 80 से 70 हो रहा है। वैसे मैं इसका आपको डायरेक्ट भी आंसर बताऊंगा, पर पहले हम मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। केस 2, तो अब टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 80 से 70। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस 70 अपॉन में टाइम t इक्वल टू के, फिर मीन टेम्परेचर यानी कि 80 प्लस 70 अपॉन में 2 और माइनस रूम टेम्परेचर जो कि हमने लिया है 25। तो यहाँ से k की वैल्यू तो हमें पता है 1/60 है। यहाँ पर ये हो गया 10 अपॉन में t, k की वैल्यू कितनी होगी 1/60। फिर यहाँ पर 8 7 15 150 अपॉन 2 माइनस 25। सो इट विल बी इक्वल टू 150 का हाफ कितना होगा, तो ये आ जाएगा 75 माइनस 25 यानी कि 50 अपॉन में 60। यहाँ पर k की वैल्यू 1/60 हमने रख दी है। तो t हमें फाइंड करना है। सो जो टाइम होगा इट विल बी इक्वल टू, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 10 अपॉन में t इक्वल टू किसके आ गया 50 अपॉन में 60 के 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 अपॉन में 5, सो इट विल बी इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे। तो ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया। डायरेक्टली आपको कैसे सोचना है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा तेजी से हीट डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था तो यहाँ पर 10 मिनट ले रहा था, अब टेम्परेचर कम हो गया तो अब वो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा उसको ठंडा होने में, कूल होने में। So that's why simply without calculation we can also conclude that the time will be more than 10 minutes और exactly कितना आएगा, वो आएगा 12 मिनट। 92 अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो निकलेगी
उस टाइम पर जो वेवलेंथ होगी वो इन्वर्सली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो लैम्डा m इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है इक्वल टू बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो b कांस्टेंट है यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 2.897 इंटू में 10 की पावर प्लस 3 मीटर केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पर हम केल्विन में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको गिवन है, अगर h प्लैंक कांस्टेंट है तो उसका मोमेंटम कितना होगा। तो आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा होगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p। यहाँ पर हमें गिवन क्या वेवलेंथ गिवन है 0.01 एंगस्ट्रॉम। निकालना क्या है मोमेंटम फाइंड करना है। सो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं h अपॉन में लैम्डा। देखो h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ कितनी 0.01 एंगस्ट्रॉन में है। तो इस एंगस्ट्रॉन को आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 0.01 है 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा मीटर में। सो 10 की पावर माइनस 10 ये हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी आंसर ऑप्शन यहाँ पर हैं उन सब में h है, तो हम h की वैल्यू को पुट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको h ही रहने देते हैं और नीचे 0.01 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 0.01 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब इसको 0.01 को पावर में हमें यहाँ पर रखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 फिर से यहाँ पर जाएगा तो ये कितना हो जाए h अपॉन में 10 की पावर माइनस के 12 और इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 12 इंटू में h। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो मोमेंटम विल बी 10 की पावर 12 टाइम्स ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी न्यू है तो क्या होगा। प्लैंक ऑसिलेटर होता क्या है। तो प्लैंक ऑसिलेटर को हम रेडिएशन ऑसिलेटर के नाम से भी जानते हैं और एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जो कि एनर्जी एमिट भी कर सकता है एब्जॉर्ब भी कर सकता है। बट जब भी एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा किसके h न्यू टाइम्स के, दैट इज n इंटू में h न्यू। ठीक है, तो इतनी एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है h न्यू अपॉन में e की पावर h न्यू अपॉन में kt माइनस 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। On reflection from a convex surface, the path followed by the light is that for which the time taken is maxima, minima या क्या होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फर्मेट प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता है। तो जब मान लीजिए लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है या मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका पाथ किस तरह का होगा उसके बारे में फर्मेट प्रिंसिपल बताता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल when a light ray move from one fixed point to another fixed point by any number of reflection or diffraction, the optical path followed by the light ray should be stationary। इसका मतलब या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर प्लेन सरफेस के लिए तो प्लेन सरफेस के लिए जो टोटल ऑप्टिकल पाथ होगा फॉलोड बाय द लाइट वो रहेगा मिनिमम, जबकि कर्व सरफेस के लिए जैसे कॉन्वेक्स सरफेस हो गया उसके लिए जो पाथ रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम। ये दो चीज आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फर्मेट प्रिंसिपल तो यहाँ पर हो गया कि लाइट का जो पाथ होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पर हो रहा है तो लाइट रे इस तरह का पाथ फॉलो करेगी कि उसका जो टोटल ऑप्टिकल पाथ है वो मिनिमम रहे और कर्व सरफेस के लिए मैक्सिमम रहेगा। ऑप्टिकल पाथ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय लाइट रे इन वैक्यूम और इन एयर मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। यानी कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है लाइट ने उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। और ये क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ एक तरह का डिस्टेंस हो गया, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पाथ लेंथ इन द मीडियम विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि पाथ लेंथ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें पता लग जाएगा कि उस मीडियम में कितना ट्रेवलिंग हुई है। और जो फर्मेट प्रिंसिपल है वो ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइट वेव के लिए एप्लीकेबल होता है, वो ट्रेवलिंग वेव के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ट्रेवलिंग वेव के लिए भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्मेट प्रिंसिपल होता है वो ज्योमेट्रिकल और जो फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी रे प्रोपोगेशन के उसको रिलेट करता है, उसको कंबाइन करके बताता है बाय यूजिंग दी कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो यहाँ पर मेन चीज जो हमें लेनी चाहिए वो क्या कि पाथ मैक्सिमा मिनिमा होगा, ऑप्टिकल पाथ मिनिमम होगा अगर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है, मैक्सिमम होगा अगर रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस से हो रहा है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन था
कि ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज दैट फॉर विच द टाइम टेकन इज। तो यहां पर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स सरफेस हो गया तो कॉन्वेक्स सरफेस किस तरह का होगा, कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस में मैंने आपको बताया कि लाइट रे का पाथ कैसा होगा, मैक्सिमम। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम। इफ द मीडियम इज सेम ऑन आइदर साइड ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, तो कौन किससे कंसाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इमेज देखते हैं, द नोडल पॉइंट। पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखिए दो नोडल पॉइंट है, इसको N1 को बोल रहे हैं फ्रंट नोडल पॉइंट, N2 यहाँ पर बैक नोडल पॉइंट। तो आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रंट और बिहाइंड का सेम है, यानी कि कोई लेंस है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों तरफ सेम है, तो नोडल पॉइंट एंड प्रिंसिपल पॉइंट दोनों एक दूसरे से कोइंसिडेंट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। कौन कौन, नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट। तो नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस यूज्ड इन एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व होगा। उसका रेशो में दे रखा है 5/3, यानी कि डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 वी हैव गिवन 5/3। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेट ये f1 है, तो हमें बताना है कि जो दूसरा लेंस होगा f2, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास दो डिफरेंट तरह के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस तो गिवन है, तो दूसरा जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स ही होगा, एक बात तो श्योर है। तो वो रहेगा या तो 9 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर का। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन होते हैं क्या कि ओमेगा 1 f1 प्लस ओमेगा 2 f2 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, या इसी को मैं भी ऐसे भी कह सकते हैं, ओमेगा 1 f1 बराबर होगा माइनस ओमेगा 2 f2 के। हमें क्या निकालना है, f2 निकालना है। तो f2 विल बी इक्वल टू f1 इंटू में ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 विद नेगेटिव साइन। f1 क्या है, तो वो फोकल लेंथ हम ले लेंगे कॉनकेव लेंस की 15। फिर कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस साइन हम यहाँ पर और लेंगे। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की वैल्यू 5/3 है, सो इट विल बी कैंसिल आउट बाय 5, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस, और माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, 25 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का वो रहना चाहिए। तो आंसर भी यहाँ पर इस सेंटीमीटर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इन द आई पीस बाय यूजिंग 2 लेंसेज इंस्टेड ऑफ सिंगल लेंस, तो उससे क्या फायदा मिलेगा। तो उससे फायदा ये मिलता है कि जो क्रोमेटिक और जो स्फेरिकल एवर्सन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर आप सिंगल लेंस का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ क्रोमेटिक या स्फेरिकल एवर्सन आ जाए। 2 लेंस इस्तेमाल करके वो चीज हम डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द रिजॉल्विंग लिमिट हमें बताने कितनी होगी अगर ऑब्जेक्टिव का डायमीटर 1 इंच है और वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। देखो 1 इंच को हम पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो d इक्वल टू 1 इंच है, तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। वेवलेंथ हमें गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉन में। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये रेडियन है ना, तो सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर को हम लिख लेते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में आ जाएगा। 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ये आ जाएगा मीटर में। अब जो फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग लिमिट का, रिजॉल्विंग लिमिट वो होगा 1.22 वेवलेंथ अपॉन में d, सो इट विल बी इक्वल टू 1.22। वेवलेंथ कितनी है 6 इंटू 10 की पावर माइनस ये 3 और ये माइनस 10, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में d की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे विल गेट 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 5 रेडियन। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज कितनी है I। व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिकम I। तो आपको बताना है कि दे आर रिलेटेड। वैसे यहाँ पर ये I नोट होगा, डॉट की जगह पर I नोट ही है। देखो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो रहता है √I1 प्लस √I2 और इसका स्क्वायर।
फिर यहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी लेट इक्वल हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट आई प्लस में रूट आई का स्क्वायर और इट विल बी इक्वल टू वी कैन से 2 रूट आई का स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर चल रही है आई मैक्स, जो कि हमें गिवन है आई नोट के इक्वल। और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई मैक्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट।